हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम करता हूं मैं आप सबका विद्यालयम द स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आप सबके लिए लेकर आए हैं थर्मोडायनेमिक्स की एक सीरीज, जिसके अंदर हम 2 लेक्चर को कवर कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे अपने 3rd लेक्चर की। तो जो 2 लेक्चर हैं उसके अंदर हम बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने समझा, कुछ बेसिक टर्म्स को समझा एंड इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां तक हम चीजें पढ़ चुके थे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने 3rd लेक्चर की, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज हीट, हीट क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। आज के लेक्चर में हम इन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 3rd लेक्चर। देखिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जरा देखिए समझिए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरुआत करने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में समझाया था, जिसमें एक था थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बताया था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में कि थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई 2 सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मीनिंग बनता है कि उन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम बोल देंगे वो दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का यूज होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आइए समझते हैं क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी क्या है? ए एंड बी है सिस्टम, और ए सिस्टम है और दूसरा बी सिस्टम है। आइए समझते। तो मान लीजिए ए सिस्टम है और ये बी सिस्टम है, और उन्होंने बोला है कि इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या मीनिंग बनता है कि ए और बी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। आगे लिखा है एंड बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बी और सी, बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये बी सिस्टम है। एक और हमारे पास कोई सिस्टम है जिसको हमने बोला यहां पर सी, तो उन्होंने बोला कि बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए और बी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब आगे लिखा है देन ए एंड सी विल इन एसेंशियली बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये एसेंशियली होगा कि ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। बस यही बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है, बड़ा बेसिक सा लॉ है। क्या बोला उसने कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इट इज नेसेसरी कि ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर अगर सेम है, बी का टेम्परेचर सी का टेम्परेचर अगर सेम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ए का टेम्परेचर किसके बराबर होगा, सी के टेम्परेचर के बराबर होगा। ये है सिंपल सा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर बात समझ में आ गई? आगे चलिए आइए देखते हैं अब आगे। ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूं। हमने जब शुरुआत की थी थर्मोडायनेमिक्स की, तो वहां पर मैंने आपसे बताया था कि इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमने बताया कि लॉ पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, कुछ मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। वही थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे। अब एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस किस मोड में होगा, तो वहां पर मैंने आपको 2 मोड बताए थे। एक मोड होता है वर्क और एक मोड होता है हीट। तो ये हमारे पास कोई सिस्टम ए है और सिस्टम ए से सिस्टम बी के अंदर हमको एनर्जी का ट्रांसफर करना है। तो एनर्जी के ट्रांसफर करने के 2 मोड होते हैं। पहला मोड होता है हीट और दूसरा मोड होता है वर्क। अब हम यही पढ़ने वाले हैं। पहले आज हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करने के मोड है। मतलब अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर करना है तो किसकी फॉर्म में करोगे, या तो आप हीट की फॉर्म में करोगे या फिर आप वर्क की फॉर्म में करोगे।
क्लियर बात समझ में आ गई। अब समझते हैं थोड़ा सा हीट के बारे में, क्या होता है हीट और किस तरीके से हीट को पढ़ते हैं। हीट के बारे में कुछ बातें आपने पहले की थी जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि जो डेल्टा यू होता है वो किसके बराबर होता है, W प्लस क्यू के बराबर होता है। कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू W प्लस क्यू, जहां पर आया था हीट के बारे में कि W क्या होता है, यहाँ पर वर्क होता है और ये क्या होता है, हीट होता है, Q हीट होता है। अब हीट की बात करते हैं हम इसके अंदर, वहां पे कुछ और भी बातें हमने की थी, जैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और हीट गिवन बाय द सिस्टम को हम क्या लिखते हैं, निगेटिव में लिखते हैं। ये बातें हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। हीट थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अंदर हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है, हीट गिवन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है। ये चीजें हमने बेसिक चीजें हमने वहां पर पढ़ ली थी और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि हीट को किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। ठीक है, अब हीट को पढ़ने के लिए कुछ हीट के फॉर्मूलों को पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है हीट के फॉर्मूले, और हीट को हम जो जनरली पढ़ते हैं वो हीट कैपेसिटी की टर्म्स में पढ़ते हैं। तो हीट को पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा हीट कैपेसिटी। तो आइए पढ़ते हीट कैपेसिटी के बारे में, क्या होती है हीट कैपेसिटी, और अगर आपको हीट कैपेसिटी समझ में आएगा तो वहीं से आपको हीट भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखिए अगर आप किसी सिस्टम का, मान लीजिए आपको किसी सिस्टम को हीट देनी है, तो क्या करते हैं आप कि भाई किसी सिस्टम की अगर आपको हीट देनी है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट भी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है कि अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से इंक्रीज कर रहे हो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से इंक्रीज कर रहे हो, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो उसको क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करते हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी को लिखते हैं सी से, कैपिटल सी हीट कैपेसिटी। तो जो भी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही उसकी क्या होगी, सिस्टम की हीट कैपेसिटी होगी। तो क्या आता है इसका फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का कि C इज इक्वल टू dq, मतलब चेंज इन हीट, जो भी हीट अपॉन dt, C इज इक्वल टू dq अपॉन dt, या फिर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं डेल्टा q अपॉन डेल्टा t भी इसको लिख सकते हैं। चेंज इन हीट क्या बनाइए, चेंज इन हीट, और नीचे क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये इसका यहां पर फॉर्मूला बन जाता है। और यूनिट क्या बन जाएगी इसकी भाई, यूनिट बन जाएगी, ऊपर क्या है हीट है और नीचे क्या है टेम्परेचर है। और हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, तो डिग्री सेल्सियस लेते हैं या फिर हम केल्विन लेते। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहे हैं तो जूल पर केल्विन आ जाएगी यूनिट, या फिर अगर आप 1 केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो फिर क्या आ जाएगी, जूल पर केल्विन यहां पर आ जाएगी। ये होती है यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये होती है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू dq अपॉन dt। इसके बारे में अगर मुझे थोड़ा सा और बताना होगा तो मैं बता सकता हूं क्या कि dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, dq का अगर हमें वैल्यू निकालनी तो C इंटू dt, और अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं बोथ साइड तो इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, तो
तो ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। क्या है यहाँ पर कि dq इज इक्वल टू सी इंटू डी टी, और dq का अगर मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, c इंटीग्रेशन dq और इंटीग्रेशन c dt। और ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, दोनों को क्या कर देगा, ये यहाँ पर ये कैंसिल आउट कर देगा, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। तो ये आज बन जाएगा यहाँ पर q इज इक्वल टू c डेल्टा t, c इंटू डेल्टा t। ये यहां पर किसका फॉर्मूला आ गया, Q क्या है, यहां पर हीट है, C क्या है, हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया था क्या कि हीट को पढ़ने के लिए हीट कैपेसिटी को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हीट का फॉर्मूला आया है, जिसके फॉर्मूले में हीट कैपेसिटी आया। तो पहले हमने हीट कैपेसिटी को समझा, हीट कैपेसिटी क्या होता है, फिर हमने हीट का यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा। तो फॉर्मूला क्या आया, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी तो हमने समझ लिया कि सर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को क्या बोल देंगे हम, हीट कैपेसिटी बोल देंगे, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी को आप पढ़ते हैं दो तरीके से, कौन कौन से तरीके से जरा नोट कर लीजिए। ये हीट कैपेसिटी है। अब आप हीट कैपेसिटी को दो तरीके से पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो मोलर हीट कैपेसिटी, और एक पढ़ते हो मोलर हीट कैपेसिटी, और एक पढ़ते हो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दो तरीके की हीट कैपेसिटी होती है, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइए इन दोनों को समझते हैं, क्या होती है मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी को C और नीचे M लिख देते हैं, M का मीनिंग होता है यहाँ पर मोलर, तो ये बन जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होती है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी आपने समझ ली तो आपको मोलर हीट कैपेसिटी समझना आसान हो जाएगा। क्या होती है मोलर हीट कैपेसिटी, कि अगर आपकी बार आपके पास क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा, जिस सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हो या जिस सिस्टम को आप हीट कर रहे हो, उसका अमाउंट आपको पता होगा। अमाउंट कितना होगा भाई, मोलर है तो ऑब्वियस सी बात है वो अमाउंट कितना रहने वाला है, 1 मोल रहने वाला है। कि 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी क्या बोल देंगे हम, मोलर हीट कैपेसिटी बोल देंगे। क्या बोला मैंने यहां पर, जरा एक बार आइए समझते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ऑफ पर मोल ऑफ सब्सटेंस, ऑफ पर मोल ऑफ सब्सटेंस। यहां पर हम सब्सटेंस के अमाउंट की बात करते हैं और वो सब्सटेंस का अमाउंट क्या होता है, 1 मोल होता है। तो पर मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन और कॉल्ड, यहां पर ये होगा मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या होगा यहाँ पर, मोलर हीट कैपेसिटी होगा। मोलर हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, कि अगर आपके पास सब्सटेंस 1 मोल है और 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोल देंगे हम, मोलर हीट कैपेसिटी बोल देंगे। और इसको किससे डिनोट करते हैं, C और नीचे लिखते हैं हम M, M का मीनिंग होता है मोलर। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला उसी तरीके से आ जाएगा, ये बन जाता है यहाँ पर dQ अपॉन dt। लेकिन ये पर मोल की बात होती है तो यहाँ पर N भी आएगा, जो हम नीचे की तरफ लिखेंगे। तो फॉर्मूले में आ जाता है N, यहाँ पर N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, C और M है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और dQ क्या है, चेंज इन हीट, और dt है चेंज इन टेम्परेचर, और n होता है नंबर ऑफ मोल। तो ये यहां पर इसका फॉर्मूला बना, Cm इज इक्वल टू dQ अपॉन n dt। इसको अगर मैं लिख सकता हूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, dQ इज इक्वल टू Cm और इनटू n dt,
और इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं दोनों साइड, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, अगर मैंने यहां पर इंटीग्रेशन कर दिया dq और यहां पर cm इंटू एन डी टी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है q इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूला यहां पर बन जाता है। तो ये भी एक तरीके से किसका फॉर्मूला भाई, हीट का फॉर्मूला है। मैंने बोला आपसे कि हीट को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, हीट कैपेसिटी को पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पर हमने पीछे क्या देखा, हीट का फॉर्मूला देखा था इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी, और यहां पर हीट का फॉर्मूला देखा हमने क्या, इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर बात समझ में आ गई। अब इसकी यूनिट की बात करते, तो यूनिट क्या होगी भाई इसकी, अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी इसकी, अभी फॉर्मूले में क्या है, हीट क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, ये समझते जरा वो भी। हाँ, तो फॉर्मूले के अंदर क्या है, dq अपॉन एन dt, ऊपर हीट है नीचे टेम्परेचर है और n क्या है, नंबर ऑफ मोल है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जूल पर केल्विन, और यहां पर क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जूल पर केल्विन मोल। अब की बार फॉर्मूले में मोल और आ जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये यहां पर इसका यूनिट बन जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये हुआ मोलर हीट कैपेसिटी। अब बात करते आगे बात करते स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो हमने बोला हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है, दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में और दूसरा पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में। तो मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर सब्सटेंस का अमाउंट आया था कितना, 1 मोल। अब की बार क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सब्सटेंस का अमाउंट यहां पर भी बताया जाएगा, लेकिन अब की बार सब्सटेंस का अमाउंट 1 मोल की जगह क्या होगा, 1 ग्राम होगा या फिर 1 किलोग्राम होगा। तो देखिए क्या बनेगा यहां पर कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ पर यूनिट मास मतलब वो ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड, ये यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो कहने का मीनिंग क्या बना कि 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसका अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं, सब्सटेंस का कितना है, 1 ग्राम ले लीजिए या फिर आप 1 केजी ले लीजिए। मान लीजिए आपने 1 ग्राम लिया, तो 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे, जिसका हम किससे डिनोट करते हैं, यहां पर कैपिटल एस से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही dq अपॉन dt। लेकिन अब की बार आपको एक चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा, वहां पर पिछली स्लाइड में मोलर था तो मोल आया था पर मोल, अब की बार ग्राम है तो अब की बार मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मास लिखूंगा और ये बन जाएगा dq अपॉन m dt। और अगर मैं यहां पर इसको इस तरीके से लिख दूं कि dq, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया यहां पर, तो ये फॉर्मूला एक यहां पर आ गया, और इसके बाद अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, dq इज इक्वल टू m s dt। और अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं दोनों साइड, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा यहां पर, q इज इक्वल टू m s डेल्टा t। जैसे पहला हुआ आपकी बात उसी तरीके से बन जाएगा। ये भी एक हीट का फॉर्मूला यहां पर आपको मिल जाएगा। ये मिल गया आपके पास एक हीट का फॉर्मूला। तो q इज इक्वल टू एम एस टी। अब यहां पर m क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, यहां पर s क्या होगा, s होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर बात समझ में आ गई है। हमने हीट कैपेसिटी को पढ़ लिया। हीट कैपेसिटी के अंदर हमने मोलर हीट कैपेसिटी को पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा है किसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। उनके हमने ओवरऑल फॉर्मूले भी देख लिए। मोलर हीट कैपेसिटी के में क्या होता है, पर मोल होता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, पर ग्राम होता है। तो यहाँ पर मास आ जाता है। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि
जो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए समझते हैं जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया है हीट कैपेसिटी के, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, क्या है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल बाय 50 डिग्री सेल्सियस, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है कितना, 1800 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइए करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कितना 0. मास कितना गिवन है भाई, 0.2 kg है। ठीक है, कुकिंग ऑयल है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दे रखा था, डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर रख सकते, क्योंकि मैंने बताया कि हीट कैपेसिटी में अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो यूनिट में भी आप डिग्री सेल्सियस लेकर आओगे। ठीक है ना, और यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी की यूनिट दे रखी, वहां पर भी डिग्री सेल्सियस ही है, तो आप डिग्री सेल्सियस में लेकर चल सकते हो। और जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल एस कितना गिवन है, 1800 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। और निकालना क्या है आपको, एनर्जी हीट निकालना है, क्यू। तो फॉर्मूला क्या आया था, अभी हमने देखा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू एम कितना आया यहाँ पर, एम आया है 0.2 kg, एस कितना गिवन है 1800 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर में चेंज कितना किया गया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस यहां पर कट गया। यूनिट का ध्यान में रखना, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करते समय यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हो, सबकी यूनिट साथ लिखकर चलना है, यूनिट से यूनिट काटना है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो यूनिट में गड़बड़ कर देते हैं। उनको फॉर्मूला आता है, उनको अप्लाई करना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन यूनिट की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको इस वाली बात का स्पेशली ध्यान में रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, सबको यूनिट के साथ लिखना है, यूनिट से यूनिट काटने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने यूनिट लिखी है, यूनिट से यूनिट काटी है, यहाँ पर केजी से केजी कट जाएगा। अब मुझे पता है कि जो हीट आने वाली है वो किस में आने वाली है, जूल में आने वाली है। तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू 1800 इंटू 50 क्या जूल। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन में कितना आएगा, ये 0.2 इंटू ये 18, 5 जा कितने होते हैं 90 और 000, और इसकी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1800, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1800 जूल, इतने जूल आने वाली होगी। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो ये 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 18 के हिसाब से यहाँ पर जो है 4 जीरो थे, तो आपकी बार 3 जीरो लग जाएंगे, और ये 18,000 जूल आ जाएगा। अगर आप इसको किलो जूल में लिखना चाहें तो किलो जूल में भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 किलो जूल आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, क्या किया, बड़ा सिंपल सा था। हमें क्या क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर, हमने उसको पहले नोट डाउन किया। क्वेश्चन के अंदर मास गिवन था, मास हमने लिखा, डेल्टा टी गिवन था, डेल्टा टी हमने लिखा, एस गिवन था, और हमें क्या निकालना था, क्यू। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम की वैल्यू हमने रखी 0.2, एस की वैल्यू रखी, डेल्टा टी की वैल्यू रखी, उसके बाद तो कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन थी, 18 की 50 और 0.2। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हम एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार वहां पर आपको स्पेसिफिक हीट बतानी होगी। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर कि 500 ग्राम ऑफ मेटल एब्जॉर्ब 7500 जूल ऑफ हीट। अब की बार हीट आपको गिवन है, विच रेज द टेम्परेचर, जो कितना टेम्परेचर को रेज कर रही है 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, मतलब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर निकालनी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्यू गिवन है, क्यू कितना है 7500 जूल। उसके बाद टेम्परेचर कितना गिवन है, T1 है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना गिवन है भाई 45 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी हमारे पास आ जाना है T2 माइनस T1, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री सेल्सियस माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस, और ये बन जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये Q आया, T1 डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है,
एस की वैल्यू आपको निकालनी है। मास क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, मास है 500 ग्राम। बाकी तो क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन M डेल्टा T। Q कितना गिवन है हमारे पास 57500 किसके अंदर, जूल के अंदर, और नीचे मास कितना गिवन है 500 ग्राम, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 25 डिग्री सेल्सियस। आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही लिख सकते हो, जनरली टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाता है, लेकिन अगर आपको आंसर, अगर ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो फिर डिग्री सेल्सियस में लेना पड़ता है, अदरवाइज आप केल्विन में लेके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भाई, ये जूल, आपको यूनिट साफ दिखाई दे रही होगी, अभी कितना आ जाएगा यहाँ पर, इससे हम अगर इसको काटेंगे तो ये 3 टाइम कट जाएगा, तो ये ऊपर बन जाएगा 300 और नीचे बनेगा 500 और यूनिट बन जाएगी जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा 3/5 मतलब 0.6 ग्राम पर जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा भाई आंसर हमारे पास। क्लियर इतनी बात? उसी पैटर्न पे बेस्ड है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, उसने हीट पूछा था, और दूसरे वाले के अंदर उसने स्पेसिफिक हीट पूछा है। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन हम जो है मोलर हीट कैपेसिटी के ऊपर भी कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी के ऊपर क्या है क्वेश्चन। डिटरमाइन द एनर्जी एज हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 10 मोल ऑफ मर्करी। टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो कितना, 7.5 केल्विन से। द वैल्यू ऑफ C फॉर मर्कुरी कितना दे रखा है 27.8 जूल पर केल्विन मोल, तो एक्चुअली में CM होगा। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले जो मोल दे रखे हैं वो 10 मोल है। टेम्परेचर डेल्टा T की वैल्यू कितना है 7.5 है, इतने से इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा T की वैल्यू हो गई। और CM क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है 27.8 जूल पर केल्विन मोल। अब टेम्परेचर चेंज किस में दे रखा है, केल्विन में दे रखा है, और CM में भी क्या है, केल्विन है। अब हम बात करना है डिटरमाइन द एनर्जी एज हीट, मतलब आपको क्या निकालना है, Q निकालना है। क्वेश्चन में हीट भी दे सकता है, एनर्जी भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एनर्जी दे या हीट दे, आप वो Q की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू NCM डेल्टा T, यही फॉर्मूला था। उसके बाद बात करते हैं N क्या होता है, यहाँ पर 10 मोल है, CM कितना 10 मोल, यूनिट लिखते चलिए साथ साथ। CM कितना दे रखा है 27.8 जूल पर केल्विन मोल, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है भाई 7.5 केल्विन। तो यहाँ पर ये केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, और आंसर किस में आ जाने वाला है, जूल में आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 27.8 और 10 इंटू 10 इंटू 7.5 आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ये 27.8 इंटू 75 आएगा, और इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आप आराम से सोल्व कर सकते हो, मैं यहीं पर इसको छोड़ देता हूं, आप इसका आंसर फाइनली कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ नहीं, 27.8 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे किससे, 75 से। आपको अगर मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट करके आपको दिखा सकता हूँ। तो इसके अंदर भी एक ऑप्शन होगा कैलकुलेटर का जिसके अंदर मैं आपको ये करके दिखा सकता हूँ। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। यस, मुझे मिल गया है। कितना है 27.8 की मल्टीप्लाई करनी है 75 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2085। 20 ये आया है 20, कितना आया है 2085, ये बन जाएगा 2085 जूल। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई है, एनर्जी निकल के आ गई है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हीट को समझा था, हीट के अंदर हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हीट कैपेसिटी के लिए हमने 2 तरीके से पढ़ते, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझा, मोलर हीट कैपेसिटी को समझा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बेस्ड, वो हमारे डन हो चुके हैं। अब हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं हीट के बारे में। आइए जरा समझते हैं
क्या होता है हीट के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, आइए जरा समझते क्या होता है हीट। तो हीट क्या है कि हीट को हमने पढ़ा था क्या कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, W प्लस क्यू होता है। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझा था। क्या समझा था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, W प्लस क्यू होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजों को आइए समझते, जरा देखिए मैं आपको इसको दो तरीके से समझाता हूं। पहला जरा समझिए, अगर यहां पर मैं बात करता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करता हूं तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है जीरो, क्योंकि जो W होता है वो क्या होता है माइनस के P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, और डेल्टा V अगर V जीरो हो गया मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की मैं बात करूंगा, आइसोकोरिक प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो वर्क जीरो हो जाएगा, और अगर वर्क जीरो हो जाता है तो डेल्टा U वर्क जीरो प्लस W, तो ये तुम्हारे पास डेल्टा U किसके बराबर हो जाता है, Q के बराबर हो जाता है। कब, जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अब जरा दूसरा समझिए, एट कांस्टेंट अगर प्रेशर हो तो क्या होगा, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर हो तो फिर क्या होगा भाई। अब एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूले में W प्लस क्यू है। अब एट कांस्टेंट प्रेशर को समझते हैं, तो यहां पर जो W होता है उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस के P डेल्टा V प्लस Q, और यहां पर आ जाता है क्या, डेल्टा U। तो यहां Q क्या आ जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये आ जाएगा। अब डेल्टा U प्लस P डेल्टा V क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। इसको बोलते हैं डेल्टा H, इसको बोलते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू Q। क्या होता है डेल्टा H, जरा मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H होता है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी के बारे में अभी आगे आएगा, हम लोग पूरा एंथैल्पी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। ये बेसिक फॉर्मूला होता है कि एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV। PV क्या है यहाँ पर, P है यहाँ पर प्रेशर, और V है यहाँ पर हमारे वॉल्यूम। अब H इज इक्वल टू U प्लस PV, लेकिन हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्या हम H की एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। भाई H के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, U आ रहा है, और आप U की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब U की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो H की कैसे करोगे, तो फिर हमें क्या करते हैं, हम U के लिए निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर निकालते तो एंथैल्पी के लिए भी क्या निकाल लेंगे, चेंज इन एंथैल्पी निकाल लेंगे। मतलब हम डेल्टा अगर मैं लगा देता हूं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, क्या बन जाएगा, ये डेल्टा PV बन जाएगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। पर हम बात करते हैं अगर एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ये क्या है, PV है भाई डेल्टा का, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, डेल्टा V, P डेल्टा V बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये P डेल्टा V बन जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा P डेल्टा V। तो डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जिसके बारे में हम आगे जाके पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी बस मैंने आपको समझा दिया है बेसिक कि डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, कहां पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जिसका यूज हमने किया है यहां पर कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है डेल्टा H के बराबर, और डेल्टा H क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या हमने पढ़ा ओवरऑल कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किसके बराबर होती है, डेल्टा U के बराबर होती है, और एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किसके बराबर होती है, डेल्टा H के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा इसको समझो ध्यान से, क्या होता है, ये हीट है, हीट को एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे पढ़ते हैं और एट कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ते हैं। तो एट कांस्टेंट जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि Q किसके बराबर होगा, Q होगा डेल्टा U के बराबर, और QP किसके बराबर होगा, डेल्टा H के बराबर होगा।
ये तो क्यू वी क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये बना क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये है क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये वी मतलब क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, और क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। और मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एंथैल्पी होता है। मतलब ये बात समझना है कि अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, अगर आप कहीं ऐसा क्वेश्चन आया कि हीट कैलकुलेट करिए और कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है, तो इसका मीनिंग बनता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपसे बोल देगा कि हीट कैलकुलेट करिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। ऐसी सेम आगे कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा एच होता है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछ लेगा कि हीट कैलकुलेट करिए एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने बताया था कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई थी। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे चीजों को अपने समझते हैं। अब हीट को हमने देखा, हीट को क्या देखा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जब हीट पढ़ेंगे तो हीट कैपेसिटी भी पढ़नी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि हीट को पढ़ने के लिए हीट कैपेसिटी पढ़ना पड़ेगा। अब हीट हमने पढ़ी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट कैपेसिटी को भी देखना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट वॉल्यूम को भी हम समझते हैं। जरा देखिए, हीट कैपेसिटी क्या होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी क्या होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लिखते हैं C और नीचे लिखते हैं V। जैसे हमने यहाँ पर हीट को पढ़ा था कि हीट के लिए हीट एट कांस्टेंट जब वॉल्यूम होगा तो वो जो भी वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब होगा तो C, हीट कैपेसिटी क्या होती है, C होती है, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो नीचे क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, और एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, C P बन जाएगा। P मतलब क्या है, प्रेशर है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? अब हम देखते हैं CP और CB की बात भाई क्या है, जरा आइए समझिए। आपने क्या पढ़ा अभी, आपने पढ़ा था भाई C इज इक्वल टू क्या होता है, dQ अपॉन dt। अरे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला तो आपने यही पढ़ा ना, dQ अपॉन dt। अब अगर मैं बात करता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो ये C क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा भाई। C क्या है, हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बन जाएगी, CB बन जाएगी, और ये भी क्या होगा, dQ अपॉन dt बन जाएगा, और dQ अपॉन dt का मतलब ये भी क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब जरा देखिए CV इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। अब ये dQ अपॉन dt की जब बात करते हैं तो dQ एट कांस्टेंट V, अभी हमने क्या पढ़ा भाई, आइए जरा देखिए, dQ एट कांस्टेंट V किसके बराबर है, dQ किसके बराबर है, डेल्टा U के बराबर है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, ये du के बराबर होती है, और ये बन जाता है नीचे dt, तो ये फॉर्मूला बन जाता है du इज इक्वल टू CV dt। यहां पर हीट क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, U होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, तो ये बना du अपॉन dt। मतलब dQ अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, du अपॉन dt हो जाएगा, और यहां से फॉर्मूला बन जाएगा du इज इक्वल टू CV dt। और अगर मैं ये हो गई 1 मोल की बात, और अगर मैं n मोल के लिए बात करूंगा तो उसके लिए भी मैं अभी अलग से आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर वाली कहानी। एट कांस्टेंट प्रेशर पे भी वही कहानी रहेगी भाई। C इज इक्वल टू क्या बताया मैंने अभी कि dQ अपॉन dt। जब बात करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर तो ये क्या बन जाएगा, CP, और ये क्या हो जाएगा, dQ अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात जब करेंगे तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, DH हो जाएगा, तो DH अपॉन dt, और DH की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, CP dt आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी,
Cp dt आ जाएगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। मैं दोनों फॉर्मूलों को एक बार यहाँ पर लिख देता हूं। क्या है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया du इज इक्वल टू होता है Cb dt, और एक फॉर्मूला मैंने बताया dH का, dH क्या होता है Cp dt। तो d, और अगर मैं इसको बड़े चेंज के लिए लिखूंगा तो बड़े चेंज के लिए ऐसा भी लिख सकता हूं कि डेल्टा u इज इक्वल टू Cb डेल्टा t, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि डेल्टा H इज इक्वल टू Cp डेल्टा t। तो ये क्या है, यहां पर डेल्टा U क्या है, डेल्टा U होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और Cv क्या है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और यहां पर अगर बात करेंगे तो डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H आप सबको पता समझ में आ गया होगा, चेंज इन एंथैल्पी। Cp क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा T क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। तो आप डेल्टा U डेल्टा H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, और डेल्टा T की वैल्यू अगर गिवन होगी तो आप डेल्टा U और डेल्टा H की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। इनके एक और फॉर्मूले आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डेल्टा U और डेल्टा H के फॉर्मूले पढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन इनके फॉर्मूले मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में भी आते हैं। भाई मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर क्या आ जाते हैं, मोल आ जाएंगे। तो मोल आ जाएंगे तो भाई ये क्या बन जाएगा, अगर मैं डेल्टा U और डेल्टा H के फॉर्मूले मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या बन जाएगा कि डेल्टा U इज इक्वल टू, यहां पर ये क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Cv dt, मैं डेल्टा T में लिख लेता हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू Cv डेल्टा T, और डेल्टा H क्या बन जाता है, Cp डेल्टा T। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर जरा यहां पर एक बार देख लीजिए, यहां से देखिए जरा, अगर मैं यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो मोलर हीट कैपेसिटी में यहां पर क्या हो जाता है, Cm हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा, मैं समझा देता हूं। ये यहां पर Cm बन जाता है, और ये dq अपॉन नीचे क्या आता था, यहां पर नंबर ऑफ मोल आता था n dt। अगर मैं n इधर ले जाऊंगा तो n की मल्टीप्लाई Cm से हो जाती है, और ये बन जाता है dq अपॉन dt। अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेंगे तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, इसको मैं लिख दूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो जाएगा भाई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं लिखूंगा n Cm, v। Cm, v का मीनिंग क्या बन जाता है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या बन जाएगा, dq अपॉन dt, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर बन जाएगा du अपॉन dt। इस तरीके से भी इसको लिखते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जब मैं यहां पर बात करूंगा तो उस वाले फॉर्मूले से अगर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा U इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा U इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ पर कि डेल्टा U इज इक्वल टू n लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, और ये Cv से क्या हो जाएगा, Cvm हो जाएगा, और ये बन जाएगा डेल्टा T Ct। तो यहाँ पर ये Cvm क्या है, Cvm है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये Cm हो गया, और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल। क्लियर। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल साथ में गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से जाइए, और अगर आपको सीधे हीट कैपेसिटी दिया है तो आप इस वाले फॉर्मूले से जाइए। ऐसी सेम वो फॉर्मूला भी आ जाएगा कि डेल्टा H इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या बन जाएगा आपकी बार फॉर्मूले में, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी कोमा एम डेल्टा टी। और सीपीएम क्या हो जाएगा भैया, सीपीएम होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये यहां पर आपके पास बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास क्या क्या फॉर्मूले आ गए, मैं एक बार जरा थोड़ा समराइज कर देता हूं सारी चीजों को, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं सारी चीजों को यहाँ समराइज कर देता हूं। क्या कि हमने पहले हीट का फॉर्मूला पढ़ा, क्यू का क्या, सी डेल्टा टी। पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था क्यू का। दूसरा फॉर्मूला हमने क्यू का पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एन सी एम डेल्टा टी। तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या, एन मास एम एस डेल्टा टी। ये हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं हीट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, हीट का फॉर्मूला पढ़ते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू बन जाता है और फॉर्मूला बन जाता है सीवी डेल्टा टी। या फिर इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी बी एम डेल्टा टी। और अगर मैं बात करता हूं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो ये यहां पर था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये बन जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी। और इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी एम डेल्टा टी। इस तरीके से ये हीट के ये फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको सबको बता दिया। आपको सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि हीट को पढ़ने के लिए आपको हीट कैपेसिटी पढ़ना पड़ेगा। तो हीट कैपेसिटी दो तरीके से होती है। पहले हमने हीट कैपेसिटी को पढ़ा है मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में। तो हीट के फॉर्मूले मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में देखे। फिर हमने हीट को पढ़ा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पे। तो हीट कैपेसिटी भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर आ गई, सीबी और ये हमारे पास सीबी और सीपी आ गए। तो हमने सीपी और सीबी की टर्म्स में भी हमने फॉर्मूले देख लिए हीट के। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बन जाती है क्या, डेल्टा एच, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बन जाती है, डेल्टा एच बन जाती है। मतलब एक तरीके से देखोगे तो ये हीट के फॉर्मूले, बस फर्क इतना है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू बन गई है, ये हीट का फॉर्मूला, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बन गई, डेल्टा एच बन गई है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी पढ़ लिया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी देख लिया, तो हीट एट कांस्टेंट भी प्रेशर देख लिया, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी हमने देख लिया। तो हीट और हीट कैपेसिटी दोनों को हमने ध्यान से पढ़ लिया है, सबके फॉर्मूले हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब एक बात और रह गई है छोटी सी, वो भी बात मैं आपको समझा देता हूं कि सीपी और सीबी में रिलेशन क्या होता है। तो आप इसको ध्यान में रखना कि सीपी और सीबी में रिलेशन होता है क्या, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू होता है आर। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। इन टर्म्स ऑफ मोलर की अगर मैं बात करूंगा मोलर हीट कैपेसिटी, तो सी पी कोमा एम माइनस सी वी कोमा एम, ये मोलर की बात हो गई थी। तो मोलर में जो है नंबर ऑफ मोल आ जाता है, तो सी पी एम माइनस सी बी एम बराबर हो जाता है एन आर। वहां पर आपको एन से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, बाकी सब कुछ क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है। तो आप आज के हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, हमने हीट के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा। हीट को पढ़ने के लिए हीट कैपेसिटी आती है। हीट कैपेसिटी दो तरीके से होती है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मोलर हीट कैपेसिटी। फिर हमने दोनों को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर पढ़ा और एट कांस्टेंट प्रेशर पर हमने देख लिया। बाद में हमने सीपी और सीबी में रिलेशन देख लिया, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। और अगर मोलर की टर्म्स में बात करेंगे तो सीपीएम माइनस सीबीएम बराबर क्या होता है, एन आर हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। क्लियर, आज की वीडियो में इतना रखते हैं हीट के बारे में। इसके ऊपर जो भी फॉर्मूले, जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप सबसे यही कहूंगा, अगर आपको कोई भी इन फॉर्मूले से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर सकते हैं, जो मैं आप सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे उस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट
कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन।